मैंने यूपीएससी दिया था 3 बार, या मेरा नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज में भी घुसने के लिए मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे। मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं शायद 6-7 साल की थी और हमारे घर पे कुछ मेहमान आए थे। ये हंसी ने मुझे कुछ ऐसा इम्पैक्ट किया कि मैंने ज़िद पकड़ ली। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। वो जो ख्वाब मैंने आपको बताया था, मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि रूहा, तुमने जब ये शुरू किया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम क्या कर रही हो, बट टुडे आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं यहाँ तक इसलिए ही पहुँची हूँ क्योंकि इस पूरे दौरान मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। मैं बस अपने ख्वाब के पीछे ज़िद पकड़ के बैठी रही। नमस्ते, सलाम, मेरा नाम रूहा शदाब है। मैं एक डॉक्टर, एक सोशल एंटरप्रेन्योर और लेड बाय फाउंडेशन की फाउंडर और सीईओ हूँ। आज ये कहना तो आसान लगता है, मगर यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत फेलियर देखा है। मैंने यूपीएससी दिया था 3 बार, या मेरा नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज में भी घुसने के लिए मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे। मेरी एक फ़िलॉसफी रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या करेंगे। मैंने हमेशा वही किया है जो मुझे सही लगता है। मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं शायद 6-7 साल की थी और हमारे घर पे कुछ मेहमान आए थे। एक अंकल मुझे बुलाते हैं, पास बैठा के पूछते हैं कि रूहा बेटी, तो बड़े होके क्या बनना चाहती हो। मैं 6-7 साल की थी, मैं कुछ भी कह सकती थी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे बड़े होके वर्ल्ड पीस लाना है। जैसे शायद आप सोच रहे हैं, अंकल भी उस वक्त मेरी बात सुन के हंसे, मगर उनकी हंसी, मुझे ये नहीं लगा कि वो मेरे जवाब पे हंस रहे थे। मुझे लगा कि वो मेरे ख्वाब पे हंसे। और ये हंसी ने मुझे कुछ ऐसा इम्पैक्ट किया कि मैंने ज़िद पकड़ ली कि मैं अपने ख्वाब को पूरा करके ही रहूँगी। मेरा जो ख्वाब था वो ये था कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, कि मैं और लोगों की लाइव्स इम्प्रूव कैसे कर सकूँ। मेरे अब्बा डॉक्टर थे, उनके सारे दोस्त डॉक्टर थे, मैं एक डॉक्टर के कॉम्पाउंड सेक्टर में ही रहती थी। तो मेरे हिसाब से लोगों की सेवा करने के लिए सबसे सही रास्ता है डॉक्टर बनना। तो हम बन गए, मगर वो इतना आसान नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे थे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स पाने के लिए। फाइनली मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से ग्रेजुएट हुई। मैं डॉक्टर बनी 2014-2015 में। मगर फिर जब मैंने डॉक्टर की रियलिटी देखी और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रियलिटी देखी इंडिया में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं करना चाहती हूँ डॉक्टर बनने के ज़रिए, जैसे सोशल इम्पैक्ट एंड लोगों की बस लाइव्स इम्प्रूव करना, तो उसके लिए सिस्टम्स को भी इम्प्रूव करना है, हॉस्पिटल्स को भी इम्प्रूव करना है। भाई, पेशेंट के पास डॉक्टर तो होना चाहिए जाने के लिए, एक हॉस्पिटल तो होना चाहिए जाने के लिए। तो इससे मैं पब्लिक हेल्थ में गई। ये एमबीबीएस करके एमडी ना करना और एनजीओ में जाना एक ऐसा पाथ था जो ज़्यादा लोग नहीं चूज़ करते हैं, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, और लोगों ने खूब कहा और खूब सोचा। मुझे एक और दावत याद है, जब घर पे कुछ अंकल आए हुए थे, मेरे अब्बा के दोस्त। उनमें से एक अंकल जो मेरे बहुत ही करीबी हैं और ख़ुद डॉक्टर हैं, जब उन्होंने जाना कि मैं एमडी नहीं कर रही और एमडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने सेंस किया कि वो थोड़े निराश थे, वो थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। उन्हें लगा कि रूहा अपनी फुल पोटेंशियल शायद नहीं अप्रोच कर रही या फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर रही। मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या चाहती हूँ। मैं एनजीओ में जाके काम करना चाह रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाह रही थी। जब मैंने एनजीओ में काम करना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस टाइप ऑफ स्केल को मैं ढूंढ रही थी या अचीव करने की कोशिश कर रही थी, वो पब्लिक पॉलिसी के ज़रिए से ही आएगा। और पब्लिक पॉलिसी पढ़ने के लिए बेस्ट कॉलेज अमेरिका में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से। मैंने ये भी सीखा काम करते करते कि आईएएस ऑफिसर्स को फुल स्कॉलरशिप मिलती है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा ये तो बढ़िया है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बन जाएंगे तो सिस्टम के अंदर भी पहुंच जाएंगे और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी।
तो मैं लग गई यूपीएससी के एग्ज़ाम में। फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची, सेकंड अटैम्प्ट में मेंस नहीं क्लियर हुआ और थर्ड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में मेरा रिज़ल्ट और घटता क्यों गया वो तो अलग कहानी है। और मेरा फोकस क्लियर था, मुझे जाना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी करने ऑन अ फुल स्कॉलरशिप। मेरा जब यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैंने तब भी कोशिश जारी रखी और मेरा नीति आयोग में सिलेक्शन हुआ एज अ यंग प्रोफेशनल। मैंने वहाँ पे काम किया पब्लिक पॉलिसी पब्लिक हेल्थ में, और उस दौरान हार्वर्ड में भी अप्लाई किया। मेरा हार्वर्ड में सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन हुआ उस स्कॉलरशिप के साथ जो स्पेशली उन लोगों के लिए दी जाती है जो लोग पब्लिक सर्विस में काम करते हैं। मेरा जो मास्टर्स का एक्सपीरियंस था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो बहुत अमेजिंग था। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे नेशनैलिटीज़ के लोगों से मिली। मैंने बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, और मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आए। यूजुअली जो लोग करते हैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम में अमेरिका में वो है कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढेंगे और फिर अमेरिका में ही सेटल हो जाएंगे। आप शायद यकीन नहीं करेंगे मगर ये आइडिया कि अमेरिकन जॉब दे देते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ होएगी, ये एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग से गुजरी नहीं। मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। वो जो ख्वाब मैंने आपको बताया था, जो 6 साल की रूहा ने देखा था, वो ख्वाब अचीव करना मेरा गोल था। और हार्वर्ड होते भी मैंने वही किया। 2019 के मार्च में मैंने एक कंपटीशन के लिए अप्लाई किया हार्वर्ड में। ये कंपटीशन होता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आप अपना आइडिया ला सकते हैं, अगर उन्हें पसंद आता है वो आपका आइडिया इंक्यूबेट करते हैं तो आपको सारे फाइनेंशियल और पर्सनल रिसोर्सेज देते हैं ताकि आप पढ़ाई करते वक्त अपने सोशल स्टार्टअप को भी फिर शुरू कर सकें। तो मैंने अप्लाई किया इस कंपटीशन के लिए, और मेरा आइडिया था कि मैं इंडिया की मुस्लिम वुमेन के लिए एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा ख्वाब तो वही था कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकती हूँ। मास्टर्स प्रोग्राम में स्टूडेंट्स बहुत बिजी होते हैं, मेरे पास पढ़ाई थी, मेरे दूसरे जॉब इंटरव्यूज़ थे, सोशल इवेंट्स थे, क्लब एक्टिविटीज़ थी। मुझे याद है इस कंपटीशन की डेडलाइन थी मार्च 30, 2019। मैंने 48 आवर्स बैठ के अपना पूरा ऐसे एप्लीकेशन कंप्लीट किया, अपने एक फ्रेंड को सबमिट किया ताकि वो फीडबैक दे सकें, और एडिट किया, उनको वापस भेजा, उन्होंने फिर से कमेंट्स दिए, और फाइनली मैंने एप्लीकेशन सबमिट की। कुछ हफ्ते बाद इंटरव्यू कॉल आता है, और इंटरव्यू के लिए भी मेरा स्केड्यूल उतना ही बिजी था। मुझे याद है मैं शायद मॉन्ट्रियल से ओवरनाइट बस लेके वापस आ रही थी, सीधे इंटरव्यू के लिए पहुंची। मगर मुझे उस वक्त कोई डर नहीं था, क्योंकि ये इंटरव्यू पैनल क्या जानना चाह रहा था, ये जानना चाह रहा था क्या कि मैं ये सोशल स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहती हूँ। और ये ख्वाब तो 6 साल की उम्र से था, ये ज़िद भी तब से थी, तो ये बताना काफ़ी आसान था मेरे लिए। मुझे याद है इंटरव्यू के शायद 4 हफ्ते बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आता है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है इस कंपटीशन में। मैंने हार्वर्ड में मास्टर्स ख़त्म करके अमेरिका में जॉब नहीं ढूंढी, इंस्टेड मैं वापस इंडिया आई अपने सोशल स्टार्टअप पे फुल टाइम काम करने के लिए। ये आइडिया, ये डिसीजन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, मेरे करीबी रिश्तेदार दोस्तों को भी समझ में भी नहीं आया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कंटिन्यू रखा अपना काम लेड बाय फाउंडेशन पे, और सितंबर 2020 में जब हमारा पहला क्लास ग्रेजुएट हुआ तो हम इंडियन मुस्लिम वुमेन के साथ काम करते हैं, उनके लिए एक फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। सितंबर 13, 2020 पे उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, और इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में हमारे पास ऑडियंस में संजीव बिखचंदानी सर थे, फाउंडर ऑफ Naukri.com। हमारे पास एज स्पीकर शबाना आज़मी थी, और वर्ल्ड की फर्स्ट मुस्लिम महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है डॉक्टर शिरीन इबादी थी। ये सब देखने के बाद इस वक्त 1 साल और 3 महीने हो चुके थे लेड बाय को क्रिएट हुए। तब जाके मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि रूहा, तुमने जब ये शुरू किया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम क्या कर रही हो, बट टुडे
आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आपको मेरी कहानी से एक बात याद रहे, वो ये होनी चाहिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं। आपको अपने गोल के पीछे एक ऐसा जोश रखना चाहिए कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और फिर आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। पता है, हम जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम बहुत मेहनती हैं और पता नहीं क्या क्या, पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? क्या सच में भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सके? दोस्तों, आपको पता है 90% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो 12,000 से भी कम की सैलरी अर्न कर रहे हैं। कभी कभी सोच के नामुमकिन सा लगता होगा, है ना? और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंधु मजाक भी बनाते होंगे, पर एक बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एवरी स्टोन थ्रोन एट यू इट्स योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ माइलस्टोन। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं दो चीज़ें। पहली, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत। हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं और रेगुलरली अपने ही जैसे रोल मॉडल्स, भारत के असली हीरो हीरोइंस की कहानियाँ जोश टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे सुन के खुद को जोश से भर रहे हैं। पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा, वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपनी सालों की कहानियाँ, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए।